कल हमने वियना कांग्रेस के संदर्भ में चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इस कांग्रेस का आयोजन बड़े बड़े उद्देश्यों एवं ऊंचे आदर्शों के आधार पर करने की घोषणा की गई थी, परंतु जिन सिद्धांतों का जिक्र वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, परंतु जो निर्णय वियना कांग्रेस ने लिए वे निर्णय अपने आप में कई प्रकार से उचित नहीं थे। एक तरह से आलोचक विद्वानों का कहना है कि वियना कांग्रेस में लूट का बाजार गर्म रहा और हर बड़ा देश अधिक से अधिक इस सम्मेलन के द्वारा प्राप्त करना चाहता था और इस प्रकार यूरोप के विभिन्न भागों को बड़े देशों ने आपस में विभिन्न क्षेत्रों को बांट दिया और हर बड़े देश को इस सम्मेलन में कुछ न कुछ मिला। जो सिद्धांत वियना कांग्रेस ने निर्णय के लिए तय किए थे, उन सिद्धांतों का भी पूर्णतया पालन नहीं किया गया। न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के अनुसार यह तय हुआ था कि संपूर्ण यूरोप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय जो व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्थाएं उन देशों में, उन क्षेत्रों में बहाल की जाएंगी, परंतु इटली के जो गणतंत्र थे उन गणतंत्रों को पुनः स्थापित नहीं किया गया। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय बंटवारा था वह भी त्रुटिपूर्ण था। वियना कांग्रेस ने बिना तार्किक महत्व के बेल्जियम को हॉलैंड को दे दिया और जबरदस्ती हॉलैंड के साथ बेल्जियम को मिला दिया गया, जबकि दोनों की राष्ट्रीयता अलग थी, दोनों की क्षेत्रीय पहचान अलग थी और इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही बेल्जियम की क्रांति हुई और बेल्जियम ने हॉलैंड से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। यही नहीं, इतिहासकार हेजन ने इस संदर्भ में लिखा है कि वियना कांग्रेस की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को एक सौदेबाजी या हम कह सकते हैं झमेले की एकमात्र कुंजी इनकी क्या थी? स्वार्थ थी। अर्थात वियना कांग्रेस ने जो निर्णय लिए वो नितांत स्वार्थों के आधार पर लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इतिहासकारों का मत है कि 1815 से लेकर 1870 तक यूरोप में जो भी आंदोलन हुए, जो भी घटनाक्रम हुआ, उनका उद्देश्य एक प्रकार से वियना कांग्रेस के निर्णयों को समाप्त करना था। इसी संदर्भ में इतिहासकार साउथगेट ने भी लिखा है कि 1815 से आज तक का यूरोप का इतिहास वियना कांग्रेस की इस महान भूल को सुधारने के प्रयत्नों का इतिहास है। हेज ने, जो इतिहासकार हैं हेज, उन्होंने लिखा है कि समझौते में सबसे भयंकर कमी यह थी कि इसमें जनता को, विभिन्न राजवंशों को दूसरे राज्यों से भूमि हड़पने की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए पासों के रूप में प्रयोग किया गया। अर्थात विभिन्न शासकों ने जो दूसरे राज्यों की भूमि को हड़पा, इसमें जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए निर्णय लिए गए। जैसे मैंने कहा कि बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाना जहां त्रुटिपूर्ण था, वहीं नॉर्वे को भी स्वीडन के साथ मिला देना
एक बहुत बड़ी भूल थी। इसी प्रकार फिनलैंड तथा पोलैंड को रूस को दे देना एक बड़ी भूल हुई और कालांतर में पोलैंड रूस के लिए एक समस्या बन गया और पोलैंड के लोग निरंतर रूस से अलग होने का प्रयास करने लगे। वियना कांग्रेस के निर्णय के संदर्भ में ग्रांड व टेम्परले ने लिखा है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रों के उचित दावों को ध्यान में न रखते हुए अस्वाभाविक मेल स्थापित करने की कोशिश की गई थी। वास्तव में इस सम्मेलन के अंतर्गत छोटे राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों के लाभ के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि सम्मेलन में सौदेबाजी और स्वार्थ का बोलबाला था। अन्यायपूर्ण संयोजन किया गया। बेल्जियम, नॉर्वे, पोलैंड का जो विलय था वो त्रुटिपूर्ण था। साउथगेट ने जो कहा कि ये महान भूल थी, जैसे मैंने बताया कि गणतंत्रों की अवहेलना की गई। और इस तरह वियना कांग्रेस ने जो निर्णय लिए वो स्वार्थपूर्ण ढंग से लिए गए। वियना के शांति स्थापकों को एक समस्या उनकी यह भी थी कि वे लगभग सभी घोर प्रतिक्रियावादी थे और नहीं चाहते थे कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सुधारों की बात की जाए, संवैधानिक सुधारों की बात हो, स्वतंत्रता की बात की जाए। और जो वियना कांग्रेस का कन्वीनर, संयोजक था मेटरनिख, वह इतना प्रतिक्रियावादी था कि संवैधानिक सुधार और स्वतंत्रता के नाम से ही चौंकता था। मेटरनिख का प्रयास था कि यूरोप में किसी भी प्रकार निरंकुश शासन की स्थापना की जाए और जब तक मेटरनिख का प्रभाव रहा तब तक यूरोप में मेटरनिख ने निरंतर सुधारों का विरोध किया, स्वतंत्रता का विरोध किया, उदारवाद का विरोध किया। दूसरा पक्ष यह भी है कि वियना कांग्रेस के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि कुछ निर्णय, जो ऐतिहासिक निर्णय थे, वह वियना कांग्रेस ने लिए, जिनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय था दास प्रथा पर या दास व्यापार पर रोक लगाना। क्योंकि उस समय संपूर्ण यूरोप में दास प्रथा जो एक अमानुषिक प्रथा रही है उसका बोलबाला था और यूरोप के लोग अफ्रीका से दासों को जहाजों में भर भर कर यूरोप लाते थे और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। इस तरह जो दास व्यापार था, अवैध दास व्यापार, इस सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि इस सम्मेलन में दास व्यापार पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया और दास प्रथा को अनैतिक तथा अमानुषिक स्वीकार किया गया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जहाजों के आवागमन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा भविष्य में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना, जिसे हम बाद में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं, उस स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस यद्यपि पूर्णतया उचित निर्णय तो नहीं ले पाई, लेकिन कतिपय निर्णय इसके ऐतिहासिक साबित हुए और हम कह सकते हैं कि 40 वर्षों तक वियना कांग्रेस ने यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने में इसके निर्णयों ने योगदान दिया।